नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस शानदार और विशाल दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान खड़ा किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ पन्नों पर छपे शब्द नहीं हैं, ये सच में एक पूरे राष्ट्र की धड़कन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मशहूर संविधान विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला जी ने इस प्रस्तावना को बड़े ही कमाल के शब्दों में बयां किया था। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी हमारा आइडेंटिटी कार्ड कहा। जरा सोचिए, जैसे आपका आईडी कार्ड आपकी पूरी पहचान बता देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये छोटा सा हिस्सा हमारे देश के सबसे बुनियादी मूल्यों की एक परफेक्ट समरी है। तो आज हम इस आइडेंटिटी कार्ड को डिकोड करेंगे। कैसे? हम इसे 4 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इसकी जड़ें कहाँ हैं। दूसरा, इसके भारी भरकम शब्दों का असल मतलब। तीसरा, इसके वादे। और आखिर में इसकी कानूनी स्थिति का दिलचस्प सफर। आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना की जड़ें। इन शब्दों के असली वजन को समझने के लिए हमें आज़ादी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में जाना होगा। इसकी फिलॉसफिकल नींव 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के साथ रखी गई थी। 1947 में संविधान सभा ने इसे अपनाया और फिर कई तीखी और गहरी बहसों के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। मतलब ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी और गहरी सोच का नतीजा था। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, गणतंत्र की परिभाषा और हमारे आइडेंटिटी कार्ड का ब्रेकडाउन। शुरुआत होती है इस बेहद पावरफुल लाइन से, हम भारत के लोग। ये शुरुआती शब्द अपने आप में इतने गहरे हैं कि क्या कहें। ये साफ कर देते हैं कि संविधान की अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी किसी बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि पूरी तरह से हम नागरिकों के पास है। ये संविधान हम पर थोपा नहीं गया है, हमने खुद को दिया है। फिर ये प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु यानी सॉवरेन राष्ट्र घोषित करती है। आसान भाषा में कहें तो हमारा अपना राज है। भारत अब किसी और देश पर निर्भर नहीं है, ना ही कोई हमारा बॉस है। हमारे पास अपने आंतरिक कानून बनाने का पूरा अधिकार है, और हाँ, जरूरत पड़ने पर विदेशी क्षेत्र को हासिल करने या छोड़ने का भी। अगला दिलचस्प शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हमारा ये लोकतांत्रिक समाजवाद बड़ा ही यूनिक है। इसका मेन मकसद क्या है? गरीबी, बीमारी और असमानता को जड़ से खत्म करना। और वो भी कैसे? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के मिलजुल कर काम करने से। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो भारत का ये लोकतांत्रिक समाजवाद कड़े मार्क्सवादी मॉडल से एकदम अलग है, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह खत्म करने की बात होती है। इसके बजाय हम गांधीवादी मॉडल की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, जहां हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाए रखते हुए लोगों के बीच की असमानता को कम करने पर जोर देते हैं। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसे भी बाद में ही जोड़ा गया था। ये हमारी एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है। मतलब राज्य का अपना कोई एक फेवरेट या ऑफिशियल धर्म नहीं है, बल्कि देश में सभी धर्मों को बराबर सम्मान, सुरक्षा और सपोर्ट मिलता है। और सबसे कमाल की बात, हम एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश हैं। भारत ने एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को चुना है। इसका सीधा सा मतलब है कि नागरिक वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि फिर देश चलाने के लिए और अपनी नीतियों के लिए पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सारी पावर जनता के हाथ में है। और इस हिस्से का आखिरी शब्द गणतंत्र यानी रिपब्लिक। किसी राजशाही की तरह यहाँ कोई राजा रानी नहीं होते जो खानदानी गद्दी पर बैठें। एक गणतंत्र होने का मतलब है कि देश का सबसे ऊंचा पद यानी हमारे राष्ट्रपति हमेशा एक चुनाव के जरिए ही भरा जाएगा। वो एक तय समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, उद्देश्य और वादे। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि एक अच्छे समाज के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं है, न्याय चाहिए। इसलिए प्रस्तावना 3 तरह के न्याय का पक्का वादा करती है। पहला, सामाजिक न्याय, जहां जाति, धर्म या जेंडर पर कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, आर्थिक न्याय, यानी अमीर गरीब का फासला कम हो और समान काम के लिए समान वेतन मिले। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, जहां सभी को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर और एकदम फ्री अधिकार हो। फ्रांसीसी क्रांति से सीधे प्रेरणा लेते हुए ये दस्तावेज हमारे सोचने
और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की पूरी गारंटी देता है। लेकिन सुनिए, आज़ादी बिना समानता के अधूरी है ना? इसलिए इसके साथ ही ये अवसर की समानता का भी वादा करता है। समाज के किसी भी वर्ग को कोई स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर आता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। ये दस्तावेज बड़े ही खूबसूरती से इस बात को सामने रखता है कि अगर हम नागरिकों के बीच एक गहरा भाईचारा और इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा तो ये सारी आज़ादी और समानता धरी की धरी रह जाएगी। देश की एकता और व्यक्ति का सम्मान इसी से बनता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प भाग पर, कानूनी स्थिति और इसका विकास। दशकों तक अदालतों में एक बड़ा सवाल गूंजता रहा, क्या यह दार्शनिक प्रस्तावना सच में संविधान का कानूनी हिस्सा है? ये कानूनी सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1960 के बेरुबारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन रुकिए, 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में 13 जजों की एक बेंच ने इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का एक अहम हिस्सा है। अब क्योंकि ये साबित हो गया कि ये संविधान का हिस्सा है, तो इसका मतलब था कि इसमें संशोधन यानी बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है। जी हां, बस एक बार। ये इकलौता बदलाव 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था। इसे अक्सर मिनी संविधान भी कह देते हैं। इसी दौरान संप्रभु शब्द के बाद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पक्के तौर पर जोड़े गए। और इतना ही नहीं, राष्ट्र की एकता वाले वाक्यांश को बढ़ा करके राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो जब हम आज अपने देश के इस शानदार आइडेंटिटी कार्ड को देखते हैं तो एक सवाल तो जहन में आता ही है, 1949 में लिखे गए ये दमदार आदर्श आज के हमारे आधुनिक लोकतंत्र को कैसे शेप दे रहे हैं? न्याय, स्वतंत्रता और समानता के ये वादे आज हमारी जटिल जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है जो हमें हमेशा अपने अधिकारों और कर्तव्यों से जोड़े रखेगी।